नमस्कार रघु जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक है। तो साथियों, एजुकेशन फोरम के द्वारा आयोजित शिक्षा संवाद की इस तीसरी कड़ी में स्वागत है। आज हम इस परिचर्चा को अ, आगे ले जा रहे हैं और इसमें हमारे साथ उत्तराखंड से जो साथी जुड़े हुए हैं उसमें रघु तिवारी जी हैं, राइट टू एजुकेशन फोरम उत्तराखंड के संयोजक हैं और काफी लंबे समय से जन आंदोलनों के साथ न केवल शिक्षा के मुद्दे पे बल्कि अन्य तमाम मुद्दों पे उनका जुड़ाव रहा है। तो रघु तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। खास करके राइट टू एजुकेशन एक्ट को लागू हुए 10 साल हो गए और फिर भी शिक्षा की हालत बड़ी खराब बनी हुई है। थोड़ा अगर आप इस पे प्रकाश डालें तो फिर उसके आगे फिर हम लोग करेंगे। धन्यवाद मित्रन जी। पिछली बार दिनों हम लोग जो बातचीत कर रहे थे एक नेशनल काउंसिल की बैठक में, उससे ये बात बहुत स्पष्ट है कि जो सार्वजनिक शिक्षा है उसमें जो संसाधनों की उपलब्धता है उसका शिक्षा में समानता से एक बहुत बड़ा रिश्ता है। सार्वजनिक शिक्षा में संसाधन जितने बढ़ेंगे उतना समाज के अंदर असमानता जो है कम होने की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान हम लोगों को ये बात कहता है कि वो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, ये तमाम असमानताओं या लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर सारी असमानताओं को हमारा संविधान जो है खारिज करता है। कहता है कि उसकी जगह एक समाज समान रूप से सबको देखेगा और कानून के सामने सारे लोग समान होंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज के दिन जैसे जैसे हमारे सार्वजनिक शिक्षा में से संसाधन धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षकों के वेतन के रूप में हो, उनके पदों के रूप में हो, या विद्यालय के अंदर जो आवश्यक संसाधन है उसके रूप में हो, वैसे वैसे शिक्षा में एक बहुत बड़ी असमानता हमारे सामने आ रही है। वो असमानता इस रूप में भी हमको दिखाई दे रही है कि हमारे गांवों के अंदर जो विद्यालय हैं वो संसाधन विहीन हो गए हैं और उसके कारण वो एक तरह से बाजार की शिक्षा की तरफ दौड़ रहे हैं। और जो गरीब आदमी है, जो मजदूर व्यक्ति है, जो जाति धर्म से वंचित होते जा रहे हैं। और ये सिर्फ शिक्षा के अंदर इससे एक तरह की असमानता नहीं आ रही है, बल्कि पूरे समाज के अंदर जो असमानताएं हैं वो बढ़ रही हैं। वो हर तरह की असमानता बढ़ रही है, आर्थिक रूप पे बढ़ रही हैं, शिक्षा को लेके बढ़ रही हैं, रोजगार को लेके बढ़ रही हैं, तमाम चीजों को लेके असमानताएं बढ़ रही हैं। तो ये जो मूल प्रश्न है जो आपने प्रश्न किया है, इसको अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड आरटी फोरम का ये विश्वास है कि जो शिक्षा के अंदर का जो बजट है वो सार्वजनिक शिक्षा के लिए बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज के दिन प्रक्रियाएं ऐसी हो रही हैं कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करने के लिए पैसा डाल दिया जाए या फिर किसी और चीज में डाल दिया जाए, जो निजी स्कूलों को किसी तरह से मदद कर दी जाए या उनके लिए दूसरे तरह के सिस्टम्स खड़े कर दिए जाएं। तो जो शिक्षा का जो पैसा है वो जैसे जैसे निजी संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए जाएगा वैसे वैसे अनइक्वलिटी उतनी उतनी बढ़ेगी। इसलिए हमारा उत्तराखंड आरटी फोरम का ये विश्वास है कि सार्वजनिक शिक्षा पर सरकार को अपने बजट को बढ़ाना चाहिए, जो कि इतने साल पहले हमारे 60 के दशक में जब हमारे सामने इतनी बड़ी रिपोर्ट निकल के आई थी जिसमें कहा गया कि कम से कम 6% हमारी जीडीपी का पूरा शिक्षा पे मिलना चाहिए, अभी हम 3.4 या कुछ इस तरह के 3.3 इसके आसपास जाते हैं। तो हमारा यह है कि हम इस पे एक अभियान उत्तराखंड के अंदर चलाएंगे जिसमें हम सरकार से बजट बढ़ाने की बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि जी, अगर हम कहें कि शिक्षा को एक बहुत गंभीर क्षेत्रों से, सार्वजनिक शिक्षा के जगहों से बच्चों को जो है निजी विद्यालयों की तरफ ले जाता है, जो शिक्षा का एक उसके आर्थिक रूप से गरीबों पर एक नया बोझ डाल रहा है और वो एक तरफ हमारी सार्वजनिक शिक्षा को समाप्त कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके ऊपर शिक्षा का बड़ा बोझ डाल रहा है। तो ये दूसरा ये जो संकट है
इसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्रों में हम देख रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे जो प्राइमरी स्कूल हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल तो बहुत सारे बंद हो चुके हैं, बहुत सारे सरकार बंद करने की योजना बना रही है, और बहुत सारे जूनियर स्कूल भी बंद होने के कगार पे जा रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, सरकार इसको समझे, इसके लिए हम लोग अभियान करना चाहते हैं और अभियान करने के एक प्रयास कर रहे हैं कि बजट सत्र तक ये एक अभियान किया जाए और सरकार इस बात को समझते हुए डाले, क्योंकि आज के दिन हम ये देख रहे हैं कि इसमें हो रही है कोरोना पीरियड, और हमारे प्रदेश की सरकार भी कह रही है, लेकिन उस ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर जो निजी स्कूल हैं वो कुछ अपने, हाँ, तो मैं जो कह रहा था कि ये इस तरह से हमारे यहाँ पर जो शिक्षा का पूरा परिदृश्य है, उसमें गांव-गांव में जो बच्चे हैं, उन बच्चों की स्थिति इस समय ऐसी है कि शिक्षकों की भी ये मजबूरी है कि वो उनको पढ़ाने के लिए ऑनलाइन पूरी तरह से उस तरह पढ़ा नहीं सकते। अगर वो पढ़ाते हैं तो एक फोन से 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक क्लास नहीं पढ़ सकते। इसलिए ज्यादातर जगहों पे हम देख रहे हैं कि शिक्षकों की मजबूरी है कि व्हाट्सएप पे उनको काम भेजना पड़ रहा है, और वो सिर्फ व्हाट्सएप पे काम भेजते हैं, बच्चे व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं। तो सरकार उसके लिए सरकार का कोई सोच ही नहीं है कि कैसे उन गरीब माँ बाप के पास, जिनके पास फोन नहीं है, कि वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और जहां फोन भी है तो वहां कई बार उनके पास पैसे नहीं है उसमें डालने के लिए, और कई बार उनके काम बाहर हैं तो वो बाहर चले जाते हैं। तो इस पूरी परिस्थिति को कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए सरकार सोचे। ये उत्तराखंड आरटी फोरम इस दिशा में भी सोच रहा है, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने ये सोचा था कि बजट तक एक हमको अभियान करना चाहिए। वो सरकार के जो हमारे नीति निर्माता लोग हैं उन तक इन सारी बातों को हम कैसे पहुंचा सकें कि अगर हमको एक सभ्य समाज खड़ा करना है तो हमको कैसे शिक्षा का बजट बढ़ाना चाहिए। इसको लेकर हम अलग अलग माध्यमों से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। उसमें शिक्षक संघों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि शिक्षक संघ जो है, जैसे हमारे बहुत बड़ा शिक्षक संघ है उत्तराखंड के अंदर, प्राथमिक जो राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ है, जिसके अध्यक्ष जी भी हमारे साथ ऑनलाइन इस समय हैं, और माध्यमिक शिक्षा के हमारे प्रतिनिधि मुकेश भगोड़ा जी यहाँ पर हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि इस तरह सारे लोग, अगर हम लोग इस बात को उठाते हैं तो निश्चित रूप से सरकारों को अपने इस बजट के सवाल पे सोचना पड़ेगा, और जो बजट है भी उसको निजी संस्थानों के प्रमोशन की जगह सरकारी विद्यालयों में खर्च करने की बात थोड़ा सा किस तरह बढ़ाई जा सकती है। ये हमारा इस पूरे मुद्दे पे सोच है, और इस पर हम प्रयास कर रहे हैं। और तीसरी बात हम ये देख रहे हैं कि जो पूरा शिक्षा का पूरा प्रश्न है, उस पर हमारी सरकारों का, क्योंकि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है कि हमारे बहुत सारे जो नीति निर्माता हैं, उसमें हमारे एमएलए हो सकते हैं, उसमें हमारे एमपी हो सकते हैं, उसमें हमारे कई मंत्री हो सकते हैं, उसमें हमारे जिला पंचायत के लोग हो सकते हैं, क्षेत्र पंचायत के लोग हो सकते हैं। वो बहुत बड़ी, जो हमारे जनप्रतिनिधियों का बहुत बड़ा हिस्सा है, वो निजी स्कूलों के संचालन भी करते हैं, और उनका दबाव बहुत बड़ा है, क्योंकि वो नीति निर्माता भी हैं और निजी स्कूलों को भी चला रहे हैं। तो इसलिए उनका जो इंटरेस्ट है वो सार्वजनिक शिक्षा की तरफ धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि उनको मुनाफे के लिए उस तरफ जाना है। और सरकारों की ऐसी प्रतिबद्धता सरकारों के पास नहीं है, वैचारिक प्रतिबद्धता सरकारों की कम बची हुई है कि वो सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत कर सकें। तो ये एक ऐसे दोराहे पे, ऐसे संघर्ष के दौर पे हम खड़े हैं जहां से हमको सार्वजनिक शिक्षा को खड़ा करना है, क्योंकि अगर सार्वजनिक शिक्षा को हम खड़ा करेंगे तभी हम इस देश के अंदर जो अनइक्वलिटी है उसको समाप्त कर सकते हैं। जो संविधान के अंदर हम एक समतामूलक समाज की बात करते हैं, वो शिक्षा से ही आके खड़ी होगी। इसको लेके एक जागरूकता का अभियान राज्य स्तर पर आरटी फोरम सोच रहा है, और बाकी हमारे शिक्षक संघ के लोग कैसे उसको देख रहे हैं, मुझे लगता है वो भी अपनी बात बताएंगे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। हमारे रघु भाई ने काफी महत्वपूर्ण बातें कही। आपके पास हम शायद फिर से लौटेंगे, लेकिन अभी जो आपने निजी स्कूलों के बढ़ने की बात कही और सरकारी स्कूलों और सार्वजनिक शिक्षा पे खर्च पर्याप्त न होने की बात कही, मैं यहाँ हमारे साथ दिग्विजय जी हैं और राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं उनसे मुख्तसर में ये जानना चाहूँगा कि ये जो अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और
उसने भी स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की है और स्कूलों के मर्जर की बात भी वो कह रहे हैं। तो आखिरकार ये जहाँ पे स्कूलों की ज़रूरत है, वहाँ पे हमारे स्कूल अगर बंद होंगे, क्लस्टर के रूप में चले जाएँगे, तो उसमें और संसाधन अगर आगे बढ़ाए नहीं जाएँगे, तो असर हमारे तो क्या इसका असर हमारे सूबे के जो अल्पसंख्यक समुदाय हों या बालिकाएं हों या हमारे और भी जो हाशिए के समुदाय हैं उनके ऊपर नहीं पड़ेगा क्या? क्या वो स्कूलों तक पहुंच पाएंगे? इसके बारे में कैसे आप देखते हैं और शिक्षक संघ की तरफ से क्या आप सोचते हैं कि पहल ली जानी चाहिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए? दिग्विजय जी। मैं आरटी फोरम का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बहुत एक ज्वलनशील मुद्दे को उठाया है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात आपने चाही है, तो मेरा तो ये मानना है कि उत्तराखंड के निर्माण के दिवस से ही इस राज्य में जो सत्ताधारी लोग हैं उन्होंने शिक्षा को एक मजाक समझा है। जहां आवश्यकता नहीं है वहां विद्यालय खोल दिए गए, जहां आवश्यकता है वहां अध्यापक नहीं भेजे गए, संसाधन नहीं दिए गए, और उसका परिणाम आज हमारे सामने आ रहा है कि विद्यालय बंद करने की बात की जा रही है और उसके लिए सीधे सीधे अध्यापकों को दोषी ठहराया जा रहा है, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन का हो या सेकेंडरी एजुकेशन का हो। हमारा कहना यह है कि आपने विद्यालय की स्थापना की, सरकार की जिम्मेदारी है वहां संसाधन उपलब्ध कराए, सरकार की जिम्मेदारी है वहां अध्यापक उपलब्ध कराए, और यदि अध्यापक संख्या में पूरे होंगे, संसाधन पूरे होंगे, तो निश्चित रूप से उस विद्यालय का माहौल बहुत अच्छा होगा। ये मैं 40 वर्ष इस सेवा में मेरे हो चुके हैं और हमने देखा है कि जहां जहां संसाधन है, जहां जहां अध्यापक पूरे हैं, वहां विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा है। उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में एक बात और कहना चाहूंगा। अभी 4-5 साल पहले पूर्व सरकार ने इस राज्य में आदर्श विद्यालय खोले। सबकी संकल्पना थी कि आदर्श विद्यालय के नाम पर वहां अध्यापक पूरे होंगे, वहां संसाधन पूरे होंगे, लेकिन आज वो आदर्श विद्यालय बहुत बुरी स्थिति में है। किसी 2-4 को छोड़ के अच्छी स्थिति में नहीं है। आज ही मैं अभी व्हाट्सएप पर आया है कि राज्य सरकार ने 188 अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोले। आप योजनाएं चलाते रहिए, लेकिन आपकी मानसिकता यदि उस विद्यालय को वास्तव में उत्कृष्ट बनाने की है तो आपको संसाधन देने पड़ेंगे, आपको अध्यापक देने पड़ेंगे। विषय के अध्यापक नहीं होंगे तो बच्चा उस विद्यालय में क्यों आएगा, अभिभावक क्यों आएगा? तो इसके लिए राज्य सरकारें बहाना करती है कि हमारे पास बजट नहीं है, हम पूरा पैसा अध्यापकों के वेतन पर खर्च कर रहे हैं। अध्यापकों को समाज में बदनाम करने के बहुत प्रोपगंडे सरकारें करती हैं। तो मेरा यह मानना है कि यदि शिक्षा के लिए बजट नहीं बढ़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो सकती। संसाधनों में हम कह रहे हैं कि हमें चौक डस्टर की आवश्यकता नहीं हो, हम उपलब्ध करा लेंगे। सबसे बड़ा संसाधन उस विद्यालय में अध्यापक होता है। यदि अध्यापक ही पूर्ण सभी विषयों के नहीं होंगे विद्यालयों में तो क्या संसाधन होगा? पानी, बिजली, ये सब चीजें हो जाती हैं, समाज के सहयोग से हो जाती है, लेकिन अध्यापक की पूर्ति समाज के सहयोग से नहीं हो सकती। हम वैकल्पिक रूप में थोड़े समय के लिए किसी को विद्यालय में बुला लें और उससे शिक्षण कराएं तो ये बहुत अच्छा एक आदर्श हम समाज के सामने प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आरटी फोरम जो कर रहा है कि हम लोग एक ऐसा वातावरण बनाएं कि सरकार विवश हो, शिक्षा पर बजट का प्राविधान ज्यादा किया जाए, संसाधनों की पूर्ति हो, अनावश्यक रूप से विद्यालय न खोले जाएं, और जो प्राइवेट स्कूलों की बात की जा रही है, सब कुछ नॉर्म्स हैं, लेकिन तब भी विद्यालय की दीवार के बराबर में प्राइवेट स्कूल को मान्यता दी जा रही है। किसके बच्चों का बंटवारा होगा? सरकारी स्कूलों के बच्चों का बंटवारा होगा। जिनके जेब में थोड़ा पैसा है उनके बच्चे उधर टाई वाले स्कूल में चले जाएंगे। तो इस बारे में मैं तो यही कह सकता हूं कि हम लोग बार बार कहते हैं कि हमें संसाधन दीजिए, हमें संसाधन दीजिए, और जहां छात्र संख्या ज्यादा है वहां अध्यापक को दीजिए। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा एक बात और नेगेटिव है कि यहाँ मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो
तो निश्चित रूप से अध्यापक भी चाहते हैं कि हमको सुविधा मिले, सरकार भी लगी रहती है, 12 महीने ट्रांसफर का दौर चलता रहता है, लेकिन उससे हमारी शिक्षा प्रभावित होती है निश्चित रूप से। और यदि अध्यापकों को कुछ विशेष सुविधाएं दुर्गम विद्यालयों में दे दी जाएं तो वहां का वातावरण बिल्कुल सही बनेगा। तो हम लोग आरटी फोरम के साथ मिलकर, आरटी फोरम जैसा हम लोगों के साथ बैठकर बात करेगा, तो इस दिशा में जो उसकी इच्छा है कि हम बजट सत्र तक एक कार्यक्रम चलाएं और ऐसा प्राविधान कराने का हम लोग प्रयास करें भारत सरकार से। हम भी चाहते हैं कि राज्य सरकारें भी अपना बजट बढ़ाएं, खाली भारत सरकार के ऊपर डिपेंड रहें ये भी अच्छी बात नहीं है। राज्य सरकारें भी अपना बजट बढ़ाएं और कुछ संसाधनों की पूर्ति करें, और ये बार बार का रोना कि हमारा सारा बजट जो है अध्यापकों के। बहुत शुक्रिया दिग्विजय जी, आपने काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आपने चर्चा की, और निश्चित तौर पे सार्वजनिक शिक्षा को अगर मजबूती नहीं जाएगी तो फिर बातें आगे नहीं बढ़ेंगी। और हम फिर से लौटते हैं, अभी हमारे साथ मुकेश जी हैं। मुकेश बहुगुणा जी, आपका माइक जी। मुकेश जी, ये बिना अभी जो एक दौर जो चल रहा है, अभी एक तो बजट सत्र आने वाला है, इसके संदर्भ में उत्तराखंड में उत्तराखंड के राज्य के संदर्भ में हम लोग कैसे देख रहे हैं कि बजट को किस तरह से बढ़ाया जाए। लेकिन इसके साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है जो जिसके बिना ये पूरा नहीं होगा, कि अभी अभी हम लोग कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, अभी भी जूझ रहे हैं। और आपको मालूम है कि लॉकडाउन के समय में कितने सारे प्रवासी जो परिवार हैं वो महानगरों से और बाकी जगहों से वापस चले गए, निश्चित तौर पे उत्तराखंड में वापस आए। तो उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी जो पढ़ाई छूट गई उसके लिए क्या कोई एडिशनल पैकेज सरकार मुहैया कराएगी? और आप तो फोरम के साथ भी जुड़े रहे हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ जुड़े रहे हैं, आप उसको किस तरह से देखते हैं? और शिक्षा की जो बदहाली है उत्तराखंड में वो किन वजहों से है, और ग्रामीण अंचलों में खास करके क्या प्रभाव पड़ रहा है? आप इस पे अगर थोड़ी बात कहें, और शिक्षक संघ कैसे उसको देख रहा है? अभी तो चर्चा हुई है, जी ने बहुत अच्छी तरह से बात को रखा है, तिवारी जी ने रखा है। आपने जो मुझसे व्यक्तिगत पर्टिकुलर मुझसे जो सवाल किया है, तो मुझे लगता है कि 3 चीजें मुख्य रूप से आपने मेरे से पूछने जाननी चाहिए हैं कि मैं क्या सोचता हूँ। एक आपने बजट के बारे में, एक सरकारी विद्यालयों के बदहाली के बारे में, और खास तौर से उत्तराखंड राज्य में सरकारी शिक्षा के बारे में। इस मेरे ख्याल है मैं शायद सही समझाऊं आपके सवालों, या कुछ और है इसके अलावा? जी बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल सही बात है इस पे। तो मैं पहली बात बजट से शुरू करूंगा। ये सही है कि बजट बढ़ना चाहिए, और मेरे ख्याल है कि नई शिक्षा नीति में ये वादा किया गया है, शायद लास्ट जो बजट आया था कि शायद बजट बढ़ाया भी गया है। बजट बढ़ाना हमारी मांग है शिक्षा विभाग से लेकर के सबकी, लेकिन वो बजट खर्च कैसे हो इस पे सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बजट बढ़ता है, अक्सर बजट बढ़ा है, पैसा आता है, चाहे रमसा में आया हो, चाहे वो समग्र शिक्षा अभियान में आया हो, अब या जो भी इस तरह के जो कार्यक्रम हमारे चले हैं, पैसा उसमें आया है। लेकिन दिक्कत क्या होती है सबसे बड़ी, कि बजट का प्रयोग कैसे हो ये केंद्रीकृत है, इसमें स्थानीयता का बहुत अभाव है। स्थानीय स्तर पे जिन लोगों ने इस बजट का प्रयोग करना है उनको स्वतंत्रता नहीं है, चीजें तय बहुत दूर से होती हैं। मैं इसको एक्सप्लेन ऐसे करूंगा, उदाहरण के लिए कि बजट आया था कि सरकारी स्कूलों में जो लड़कियां हैं उनके लिए एक अलग कॉमन रूम बने, जहां पे को-एड वाले स्कूल है, तो ठीक अच्छा होता कि लड़कियों के लिए अलग से सुविधा होनी चाहिए, उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। इसके लिए बजट भी आया, पैसा भी आया, लेकिन हुआ क्या, अब मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि आपने तय कर दिया कि इसका सेटअप ऐसे होगा, फ्रेमवर्क आपने तय कर दिया। अब मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, तराई का मौसम अलग है। जहां मैं रहता हूं मैं 6400 फुट की ऊंचाई पे हूं, उत्तराखंड का बहुत सारा पर्वतीय क्षेत्र ऐसा ही है। आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरे राज्य का जो ढांचा बना
कॉमन रूम का वो एक जैसा बना। भाई उत्तराखंड का भूगोल क्या इस बात की इजाजत देता है? क्या स्थानीय लोगों से पूछा गया है? मेरे स्कूल में 6400 फुट की ऊंचाई पे कॉमन रूम में 4 पंखे लगे हैं, जिसका मैंने आज तक प्रयोग नहीं किया। हम वहां मई जून के महीने में भी स्वेटर पहनते हैं। ये उधम सिंह नगर के लिए, हरिद्वार के लिए, देहरादून के लिए सही हो सकता था, लेकिन ये मेरे स्कूल के लिए या उच्च हिमालयी क्षेत्र के स्कूलों के लिए नहीं है। लेकिन ये तय करने का अधिकार प्रधानाचार्य को नहीं दिया गया, स्थानीय उनको नहीं दिया गया। ये तय देहरादून से हो गया या दिल्ली से हो गया। तो बजट का प्रयोग कैसे हो, उसमें स्थानीयता का, भूगोल का, जो स्थानीय संदर्भ है उसका कैसे जुड़ाव हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। नहीं तो बजट आएगा। मैंने उदाहरण के बताया कि जैसे ये मिड डे मील योजना जब शुरू हुई थी, तो ये हुआ कि भाई बच्चों का जो मिड डे मील होगा उसके लिए एक अलग से किचन बनेगा। उसके लिए तय कर दिया गया कि इतने लाख रुपए का बजट है। हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में ईंट भट्टे बगल में है, सीमेंट फैक्ट्री, सीमेंट वगैरह सब चीज बगल में है, लेबर मिलते हैं, लेकिन दूर दराज के क्षेत्र में उसी पैसे में वो संभव नहीं। कई जगह ऐसी हैं, जैसे मैं मेरे जहां पे मैं रहता हूं, मेरे आसपास में 5-6 गांव हैं, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चल रहा है, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगेगा। भाई ईंट तो जो आएगी वो तो सड़क पे उतर जाएगी। देहरादून में ईंट वहीं वास्तव में मिल जाएगी, मुंडेश्वर में ईंट आएगी तो महंगी पड़ेगी, और जब वो ले जानी पड़ेगी, ढोनी पड़ेगी। तो मेरा ये कहना है कि बजट बढ़े, नंबर 1 बिल्कुल सरकारी स्कूलों का बजट बढ़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसमें स्थानीयता और जो भूगोल है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, और वो कैसे उसका वो हो, वो तय न तो दिल्ली से हो न देहरादून से हो, उसके लिए तय तो स्थानीय स्तर पे होना चाहिए। ये मेरा दिग्विजय सिंह जी इस बात को बहुत बेहतर जानते हैं। बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हैं जहां 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अब आप सड़क के किनारे के लिए भी वही बजट रखेंगे, 5 किलोमीटर के लिए भी वही बजट रखेंगे, नदी के पार के लिए भी वही बजट रखेंगे, नदी के इस पार के लिए भी वही बजट रखेंगे, ये तो संभव नहीं है। दूसरा, जब बजट बनता है उसमें बहुत बड़ी चीजें क्या होती हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी हो जाएगा, एक निदेशक हो जाएगा, एक संयुक्त निदेशक हो जाएगा, एक अलाना हो जाएगा, एक परियोजना। बजट का 75% इंफ्रास्ट्रक्चर पे चले जाता है, जो कि तनख्वाह, वेतन, भत्ते, बाकी कामों में चले जाते हैं, वास्तविकता में नहीं आ पाता हो। तो हमें ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत सारी चीजें डाल दी गई हैं, इसको हटाना पड़ेगा, इन बाधाओं को हटाना पड़ेगा। 2 चीजें हो, एक केंद्र और एक स्थानीय। ये जो बीच की जो कड़ियां है, इनको तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और हमने क्या किया है, मतलब हमारे उसमें क्या कर दिया है, एक काम के लिए 6 मतलब मजदूर या काम करने वाले सुपरवाइजर 6 हो गए हैं। उन 6 सुपरवाइजर का खर्चा भी बजट में आता है। तो ये जो पद्धति है, बजट का बढ़ना आवश्यक है, लेकिन बजट जहां से शुरू हुआ और जहां पहुंचा उसके बीच की जो कड़ियां हैं, इनको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा कि मुझे जूता पहनना है और एक कंपनी को जूता बनाना है, लेकिन जो कंपनी जूता बनाती है और जो मैं जूता पहन रहा हूं, उसके बीच में जो कई तरह के मैनेजर वगैरह, ये इनकी तनख्वाह भी मुझे देनी पड़ती है, और उसके बीच में सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन जैसे कई लोग आ जाते हैं जो विज्ञापन करते हैं कि भाई इस कंपनी का जूता पहनो, उसका पैसा भी मेरी जेब से ही जाता है। तो ये जो बीच के लोग हैं, बीच की कड़ियां हैं, इन पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना होगा। मेरे ख्याल है हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। दिग्विजय सिंह जी, शायद मैं गलत नहीं कह रहा हूं। दूसरा, बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षकों के और छात्रों के बीच में जाना चाहिए। अब दिग्विजय सिंह जी प्राइमरी के हैं, हमारे यहाँ मैं तो इंटर कॉलेज में हूं, तो मेरे यहाँ 12-14 लोग हैं, लेकिन अधिकांश प्राथमिक विद्यालय 1 टीचर या 2 टीचर के भरोसे चल रहे हैं, और उस पर इतने काम का बोझ हो जाता है कि वो बच्चों को ध्यान नहीं दे पाता है। अब लोग कहते हैं कि छात्र और शिक्षक का रेशियो होना चाहिए। भाई बच्चा 1 हो तो भी मुझे 5 विषय पढ़ाने हैं, बच्चे 50 हो तो भी मुझे 5 विषय पढ़ाने हैं। प्राथमिक विद्यालयों में भले ही बच्चे 4 हो, 6 हो, 10 हो, लेकिन कम से कम 4 या 5 अध्यापक अगर प्राथमिक विद्यालयों में नहीं हुए तो वो बच्चा आगे चल करके बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। अभी दिक्कत यह है कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या बहुत कम है। एकल विद्यालय पे हमारे 60% के आसपास विद्यालय चल रहे हैं, जो मैंने देखा है।
कमरे नहीं है, वहां सुविधाएं नहीं है ना। ये शहरों की हालत बता रहा हूं मैं, अगर आप गांव में आएंगे तो वहां तो अलग ही स्थिति है। तो बजट का बड़ा हिस्सा प्राइमरी शिक्षा, जो बेसिक एजुकेशन हम बोलते हैं, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के शिक्षकों, वहां की जो सहायक सामग्री है, अगर हम उस पर लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जड़ों को सींचेंगे तो फल पत्ते अच्छे निकलेंगे। दिक्कत यह है कि प्राइमरी सेक्शन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, और बाकी तो अलग विषय है, मैं बात करूंगा इस बारे में आगे। कोरोना काल में बच्चे स्कूल जा नहीं पाए, सबको पता है। हमारे बहुत सारे लोगों ने, शिक्षकों को काम दिया गया कि भाई ऑनलाइन टीचिंग करो, वेबिनार के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से पढ़ाया करो। लेकिन ये वेबिनार, ऑनलाइन टीचिंग, ये शहरों में और दिल्ली में, देहरादून में तो संभव है। पहाड़ के, मतलब मैं चूंकि पहाड़ में रहता हूं, उत्तराखंड में रहता हूं, पहाड़ के परिप्रेक्ष्य आधी जगह नेटवर्क नहीं रहता है तो बहुत पुअर रहता है। और जिन बच्चों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जिनको हमने पढ़ाना है, खासतौर से प्राथमिक के और बेसिक के बच्चे जिनको पढ़ाना है, इस बात को सभी जानते हैं, ये कोई छुपा हुई बात नहीं है कि आज की तारीख में सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे समाज में वो बच्चे हैं जो हाशिए पे रहने वाले समाज हैं। बीपीएल है, गरीब हैं, जिनके पास में पैसा है वो तो बड़े स्कूलों में चले जाते हैं। जिनके पास में खाने का, रहने का, रोजगार की समस्या हो, उनके पास में एक बढ़िया मोबाइल भी हो जाए, स्मार्टफोन भी हो जाए, लैपटॉप भी हो जाए, और उन्हें बकरी भी चरानी है, उन्हें खेत में घास भी निकालना है, उन्हें घर में अपनी माजी पिताजी की सहायता भी करनी है काम में। शहर के बच्चों के साथ में अलग समस्या वो है, पहाड़ का मतलब ग्रामीण परिवेश, और खास तौर से जो हाशिए पे गए हुए समाज हैं, उनके साथ में अलग समस्याएं हैं। तो होता क्या है कि वो कागज में तो बहुत बढ़िया निकल जाता है। मैंने ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश की खुद अपने स्कूल में बच्चों को, लेकिन होता क्या था कि एक बच्चे के पास में एक मोबाइल है, उसी मोबाइल पे 10वीं का बच्चा भी बैठा हुआ है, उसी पे 11वीं का भी बैठा हुआ है, उसी पे 12वीं का भी बैठा हुआ है, और वो मोबाइल उसके पिताजी का है या माजी का है या बहन का है। ये व्यवहारिक समस्याएं हैं कि जिसके बारे में हिंदुस्तान का जो भूगोल है, हिंदुस्तान की जो सामाजिक व्यवस्था है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया और कह दिया गया कि भाई आप ऑनलाइन पढ़ा लें। हमने पढ़ाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पहाड़ या ग्रामीण परिवेश में, खास तौर से जो हाशिए पे गए हुए जो समुदाय हैं या व्यक्ति हैं, उनके पास में बहुत बढ़िया मोबाइल, लैपटॉप, ये संभावनाएं है नहीं, है ना। तो ये खाली कुछ शहरी क्षेत्रों में तो बहुत सफल रहा। हमारे बहुत सारे शिक्षकों ने बहुत मेहनत की, मैं जानता हूं उन्होंने बहुत मेहनत की, वर्किंग प्लान बनाए, लेकिन दिक्कत तो वही है, व्यवहारगत ना। इस तरफ ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है। आपने मुकेश जी की बात पे अनुमति हो तो मैं एक छोटी चीज जोड़ दूं। जी एक जबरदस्त अंतर्द्वंद है, अंतर्द्वंद भी नहीं करना चाहिए, द्वंद है। द्वंद इस बात का है कि फेसबुक और व्हाट्सएप, उसके लिए पॉलिसी है कि 13 साल से कम का व्यक्ति अकाउंट नहीं खोल सकता। अब प्राइमरी के बच्चे को आप कह रहे हो कि व्हाट्सएप पे और उस पर आप पढ़ाई करो, तो सरकार ने कुछ सोची नहीं। ये तो आपने नई चीज बता दी, बहुत बढ़िया। ये तो आपने बहुत बढ़िया बात बता दी। लेकिन ये दिक्कतें पहले भी रही है कि आप 16 साल के बच्चे या 14 साल के बच्चे से नीचे काम नहीं करा सकते, लेकिन 16 साल का तेंदुलकर क्रिकेट खेल सकता है पढ़ाई छोड़ करके। ये तो पहले भी रही है। जी, मुझे लगता है मुकेश जी, आपने बहुत ही स्थानिकता का जो सवाल उठाया बजट के इस्तेमाल पे, और बजट को बढ़ाने की बात तो आपने कही ही, और उसमें खास करके जिस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, प्लस आपने स्कूलों की दूरी का सवाल उठाया, ये सारे आरटी एक्ट के कंप्लायंस के अंतर्गत भी आता है। और आपने ये काफी मार्के की बात उठाई कि हर जगह आप एक ही तरह का फ्रेम लेकर के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर देंगे या उसके लिए कोई नियम बना देंगे तो आगे शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी। ये बिल्कुल आपने सही बात कही। मैं एक बात, हमारे साथ अभी दिग्विजय जी हैं, मैं उनसे भी एक बात जानना चाहूंगा कि ये सरकार जो है 3 से 18 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा के लोकव्यापीकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन की बात कर रही है,
और एनईपी में इसका वादा किया गया है, बार बार इस बात को दोहराया गया है, आरटी एक्ट का कोई उसमें जिक्र ना करते हुए आरटी एक्ट के एक्सटेंशन की भी बात नहीं की गई है, और दूसरी तरफ स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने की जो बात की गई है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या प्राइमरी जो स्तर पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उसके बाद जो माध्यमिक स्कूलों में जो उनका नामांकन होगा, फिर माध्यमिक से हायर सेकेंडरी तक में नामांकन होगा, तो क्या स्कूलों को बंद करके ये कौन सा रॉकेट साइंस है जिससे कि हम लोग शिक्षा को लोकव्यापीकरण की तरफ बढ़ा सकेंगे? आप दिग्विजय जी इस बात को कैसे देखते हैं? थोड़ा मुख्तर में। एनईपी में जो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे की बात की गई है, ये भी सच है कि 3 वर्ष से 5-6 वर्ष तक के बच्चे की प्री प्राइमरी क्लास के रूप में हमने ही चाहत की थी। लेकिन एनईपी में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें उस बच्चे की शिक्षा के लिए कोई ज़्यादा खुलासा नहीं किया गया कि उस बच्चे की शिक्षा होगी कैसे। प्राथमिक विद्यालय जो हम चलाते हैं वो वर्ष 5.5-6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को हम शिक्षा देते हैं, और आज हम कह रहे हैं कि 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे को देंगे, तो एक बहुत बड़ा दबाव भविष्य में एलिमेंट्री एजुकेशन में काम करने वाले शिक्षक पर होगा, बहुत बड़ा दबाव होगा। हमारा ये मानना है कि यदि आपने 3 वर्ष तक के बच्चे को प्री प्राइमरी के रूप में प्राथमिक विद्यालयों से जोड़ा है, तो उसके लिए आपने एनईपी में कोई व्यवस्था नहीं की। वो व्यवस्था होनी बहुत जरूरी है। दूसरे, हमारा ये भी कहना है कि 3 से 5-6 वर्ष तक के बच्चे का जो मानसिक स्तर होता है या जो उसका मनोविज्ञान होता है, उसके लिए आपको अलग से एक एजुकेशन में अलग से प्राविधान करने पड़े। वो उसका कहीं एनईपी में कहीं वर्णन नहीं है। तो हमारी चिंता यह है कि हम उस 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे को संभालेंगे कैसे। ये मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं कह रहा हूं, बल्कि पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बात सामने आएगी। दिग्विजय जी, मैं ये दूसरी बात, आपने बिल्कुल ये बात सही कही, जो प्री प्राइमरी वाली बात, लेकिन दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जो ये माध्यमिक स्कूलों तक बच्चे पहुंचेंगे, माध्यमिक से फिर हायर सेकेंडरी तक पहुंचेंगे, क्योंकि 18 साल तक हम लोगों की भी डिमांड थी कि शिक्षा का लोकव्यापीकरण हो। लेकिन अगर स्कूल खुलेंगे नहीं नए, जैसा कि मुकेश जी कह रहे थे कि बहुत 5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है, पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाके हैं, और वहां पे अगर हम लोग स्कूल खोलने के बजाय अगर सरकार प्रावधान करती है स्कूलों को बंद करने का, तो यूनिवर्सलाइजेशन का जो गोल है जिसको कह रही है कि 2030 तक हम लोग पूरा कर लेंगे, और जो एसडीजीज में भी है, तो ये कैसे पहुंचेंगे उस लक्ष्य तक? हम एनईपी भी इस बात को कह रहा है, लेकिन वो सिर्फ फ्रेमवर्क में डालने से तो होगा नहीं। स्कूलों को अगर हम बंद करेंगे। मित्ररंजन जी, आरटी में जो व्यवस्था दी गई थी 2009-10 में ही आरटी को व्यवस्था दी गई थी कि भाई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर पर हमारा प्राथमिक विद्यालय होगा, 3 पर जूनियर हाई स्कूल होगा, 5 पर हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कॉलेज होगा। इन सब की धज्जियां इस राज्य में तो उड़ाई गई हैं। जहां आवश्यकता नहीं थी, आप मैदानी क्षेत्र के हिसाब से यदि दूरी नापेंगे तो देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार ये तो फिट बैठते हैं। लेकिन आप अगर पर्वतीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर दूरी आप कैसे नापेंगे, और वहां आने जाने के संसाधनों का जो अभाव है, पैदल ही एकमात्र उपाय है आने जाने का। तो पहाड़ी क्षेत्रों में निश्चित रूप से विद्यालय खुलने चाहिए। वहां मानक छात्रों का मानक शिक्षक के मानक के से थोड़ा उसमें शिथिलता दी जानी चाहिए। लेकिन अभी वही बात आ रही थी कि एक रसोई देहरादून में बननी है, एक रसोई चमोली में बननी है, दोनों का बजट एक है, दोनों का प्राविधान बनाने का एक है। वही स्थिति पहाड़ों की और मैदानी क्षेत्रों की है। तो निश्चित रूप से जो हमारी बस्तियां हैं, जहां आवश्यकताएं हैं, वहां निश्चित रूप से विद्यालय खुलने चाहिए। और हमारी जिम्मेदारी शिक्षक के रूप में बैठती है कि हम उस बस्ती के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुंचाएं। ये हमारी जिम्मेदारी बैठती है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बैठती है कि विद्यालय खोले तो वहां संसाधन भी उपलब्ध कराए। पहला संसाधन है वहां शिक्षक उपलब्ध कराए, बैठने की व्यवस्था करे, कमरों की व्यवस्था करे। अभी आपने स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात की है। स्कूल कॉम्प्लेक्स का यदि हम स्टैक वो देखें जो एनईपी ने जो किया है कि
वहाँ 1 से 12 तक के बच्चों की शिक्षा होगी, वहीं शिक्षक रहेगा, उसको एक छात्रावास के रूप में हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज स्थिति यह है कि विद्यालय में 2 कमरे सही रूप से काम नहीं कर रहे हैं। प्रधानाध्यापक के बैठने के लिए अलग से कमरा नहीं है। अगर विद्यालय में शिक्षक हैं तो उनके बैठने के लिए अलग से कमरा नहीं है। जूनियर हाई स्कूलों में बालिकाएं बड़ी हो जाती हैं, उनके लिए कोई सेफ कमरा नहीं है। ये स्थिति आज पहाड़ों के स्कूलों की है। आप पहाड़ों के स्कूल को नहीं, मैं देहरादून में रहता हूं, देहरादून के नगर क्षेत्रों में आज भी किराए के भवनों में विद्यालय चल रहे हैं। ये व्यवस्था, इसलिए मैं यहाँ इसको बताना उचित समझ रहा हूं कि जिस राज्य में आज भी नगर क्षेत्रों में किराए के भवनों में विद्यालय चल रहे हों, तो उस पर मुझे ज्यादा स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारा कहना है कि सरकार अपने विद्यालय खड़े करे, अपने भवन खड़े करे, संसाधन दे, और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम समाज में एक विश्वसनीयता बनाएं। आज जो हो रहा है कि भाई पढ़ाई नहीं होती सरकारी स्कूलों में, उसके भी कई कारण हैं। अब क्योंकि मैं तो अपना पक्ष रखूंगा, यहाँ कोई वैसा व्यक्ति नहीं बैठा है, सब हम लोग इसी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम समाज का विश्वास जीतें, ये जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि हमको उस लायक रहने दे कि जो हम समाज का विश्वास जीत सके। आज अध्यापक को विभिन्न कामों में लगाया जा रहा है। अभी जनगणना होनी है, चलिए ठीक है, करेंगे, 10 साल में एक बार होनी है। लेकिन कुछ गणनाएं ऐसी हैं, फोटो पहचान पत्र हुआ, ये हुआ, खैर उत्तराखंड में अब धीरे धीरे ये सब चीजें हट रही हैं, लेकिन अन्य कामों को बढ़ावा दे दिया गया है। आज एक कभी मैं आपकी जानकारी में डाल दूं कि साक्षरता का एक कार्यक्रम चलो, साक्षर करना है, तो क्या ये उचित है? हमको वो एनर्जी अगर 3-4 साल के 5 साल के बच्चे पर लगाई जाए, वही एनर्जी, तो शायद उसका लाभ हमें वर्षों तक मिलेगा। उसका लाभ हमें वर्षों तक मिलेगा। और योजनाएं बनाने वाले लोग नहीं चाहते कि सरकारी शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहे। और तब तक मैं रघु जी आपने सारी बातें सुनी, आपने जो शुरू में कहा था कि हम लोग इस कैंपेन को आगे ले चलेंगे, उत्तराखंड आरटी फोरम की तरफ से पूरे राज्य भर में एक अभियान जो चलाएंगे। लेकिन ये समस्याएं तो काफ़ी मुश्किल हालात की का बयान कर रही हैं। तो ऐसे में, और उसमें ये एक एडिशनल है कि जो हमारे प्रवासी परिवार आए होंगे और निश्चित तौर से आए होंगे, उनके बच्चों की शिक्षा का क्या होगा? नए स्कूल खुलेंगे नहीं, पुराने स्कूल बंद होंगे, और हम यूनिवर्सलाइजेशन का एक जिम्मा भी लेकर के आगे चलेंगे, मतलब सरकार कह रही है यूनिवर्सलाइजेशन करना है, तो आखिरकार ये कैसे संभव होगा? और आपने सारी बातें सुनी, मुझे लगता है कि एक इसका समावेश करते हुए अगर आप ये बता पाए कि क्या हम लोग इस तरफ कोई पहलकदमी आरटी फोरम उत्तराखंड की तरफ से, शिक्षक संघों के संयोजन से या पेरेंट्स एसोसिएशन के संयोजन से कुछ हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि सरकार के पास, जनप्रतिनिधियों तक हम लोग अपनी बात पहुंचा सकें? और इस आज हमारे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का प्लेटफॉर्म है। हम निश्चित रूप से प्रयास कर सकते हैं। सफलता बाद की बात है कि हम कितने सफल होंगे, लेकिन हम प्रयास कर सकते हैं और हमें प्रयास करना भी चाहिए। आज तिवारी जी समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहते हैं और ये इस समय हमारे पास एक अवसर है, क्योंकि जो NEP है वो पूर्णतः अभी कहीं लागू नहीं हुई है। मुझे लगता है कि बातें काफ़ी आ गई हैं। और रघु जी थोड़ा ये बताएं कि इसका जो फ्रेमवर्क हम लोग कर सकते हैं, उत्तराखंड आरटी फोरम कैसे इसको देखता है और इन सारे जो मुद्दे हैं इनको लेकर के क्या प्लानिंग हो सकती है? हाँ, प्लानिंग से पहले आपने 2-3 सवाल, इससे एक तो प्रवासी वाला सवाल आपने किया है जी। और इससे पहले दिग्विजय सिंह जी ने और मुकेश जी ने कुछ सवालों पे बातचीत की है और वो उन्हीं सवालों पे मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। 2 सवाल पे एक कहूंगा। आपने एक NEP के सवाल पे कहा था कि जो 3 साल से ऊपर की शिक्षा का मामला है उसको कैसे देखा जा रहा है या उसमें क्या हो रहा है, और दिग्विजय सिंह जी ने बताया कि इस पर अभी कोई ऐसा निर्णय तो आया नहीं है, कोई स्पष्टता इस पर है नहीं।
लेकिन मेरा ये कहना है कि जो 3 वर्ष से ऊपर की शिक्षा का सवाल है, निश्चित रूप से शिक्षक संघों ने और तमाम लोगों ने इस सवाल को उठाया था पूरे देश में, और एक वाजिब सवाल था, क्योंकि ये ही एक आधार बन रहा था शिक्षा के निजीकरण का। जो हमारे प्राइवेट विद्यालय हैं वो छोटे बच्चों को क्रेच के रूप में उनको चला के उन बच्चों को अपने इस विद्यालय में ले जाने का काम कर रहे थे। तो ये इस हिसाब से एनईपी में के अंदर एक अच्छी बात तो है, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ है कि हमारी इन जो बच्चे हैं 3 साल से 6 साल के बीच के, 5 साल के बीच के, उनके लिए हमको किस तरह का एजुकेटर चाहिए, इस पर हमारी सरकारों की स्पष्टता, मतलब हमारी नीति के अंदर स्पष्टता नहीं दिखाई दे रही है। जबकि ये देखा जाता है कि जो सबसे कम उम्र का बच्चा है, वो जो हमारा प्राथमिक विद्यालय में आज के दिन का शिक्षक है, उन सारी योग्यताओं के बाद उसके पास कुछ विशिष्ट योग्यताएं भी होनी चाहिए, यानी कि उससे ज्यादा कुछ विशिष्ट योग्यताओं के साथ जब हम 3 साल के बच्चे को पढ़ाना शुरू करेंगे तो ऐसा शिक्षक हम। लेकिन हम सोचते कैसे हैं, हम सोचते हैं कि गांव के अंदर, जैसे अभी बालवाड़ी का मॉडल भी हमने खड़ा किया था और उसको विद्यालय के साथ हमने क्लब किया था, तो हमने देखा कि गांव के अंदर 8 पढ़े हुए 10वीं पढ़े हुए कोई एक महिला को बालवाड़ी शिक्षिका बना दीजिए, और वो मतलब जिसके जो बच्चों के मनोविज्ञान और तमाम चीजों के प्रति जिसकी पूरी ट्रेनिंग नहीं है, उसके हवाले आप बच्चों को करेंगे। और यही मॉडल अगर आप स्वास्थ्य में भी देखेंगे तो यही मॉडल स्वास्थ्य में भी दिखाई देता है कि गांव के अंदर जो आपकी आशा कार्यकर्ता है, वो एक्चुअली जहां पर डिलीवरी हो रही है गांव के अंदर हेल्थ सर्विसेज की, वो वहां की सूत्रधार है, और वो आपको विशेष योग्यता वाला नहीं चाहिए। वो गांव से कोई एक सामान्य व्यक्ति जिसने 8वीं पढ़ा है, 10वीं पढ़ा है, वो उसके हवाले आप सारा चीज सौंप देंगे। तो जिस कड़ी पे आपको सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए, उस कड़ी को आप कमजोर कड़ी के रूप में छोड़ना चाहते हैं। तो ये दुर्भाग्य है, ये हमारे एनईपी के अंदर इसकी स्पष्टता नहीं है, और इस स्पष्टता को आना चाहिए। और दूसरी बात है शिक्षा के सार्वभौमिकरण का जो सवाल है, वो पिछले कई सालों के प्रयासों के बाद हम लोग यहाँ तक पहुंचे थे कि लगभग हर किलोमीटर में हम लोग एक प्राथमिक विद्यालय की स्थिति की तरफ लगभग पहुंच चुके थे, और 3 किलोमीटर में उससे ऊपर का विद्यालय, और इस तरह की परिस्थिति में हम पहुंच रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि वो चीज पूरी तरह से बाधित हुई है, और बाधित ही नहीं हुई है, और वो टूटी भी है और खत्म भी हो रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बात कही जा रही है, अभी स्कूलों का जो एक साथ, जो हमने कहा कि सारे स्कूलों को हम एक साथ एक कॉम्प्लेक्स के रूप में देखेंगे, वो सार्वभौमिकरण को खत्म करने का एक माध्यम बन रहा है और बनेगा। क्योंकि अगर हम 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दूर के स्कूल को एक इंटर कॉलेज के साथ ले आएंगे, 7 किलोमीटर पर ले आएंगे, तो प्राथमिक और जो माध्यमिक विद्यालयों की जो, या उच्च प्राथमिक की जो डिस्टेंस होनी चाहिए, वो तो खत्म हो गई। बच्चे को उतने नजदीक में स्कूल ही नहीं मिलेगा। तो एक तो हम जो ये कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने की बात कर रहे हैं, वो हमारे शिक्षा के सार्वभौमिकरण के खिलाफ है। उससे पहले भी जो हम लोगों ने एक बहुत अच्छा, हमारा आरटीई के अंदर एक धारा थी, सेक्शन 12(1)(c), वो ये था कि सारे तरह के समाज के वर्ग एक जगह आके शिक्षा लेंगे। लेकिन वो उद्देश्य जो है एक तरह से डिफीट हो गया, क्योंकि समाज का जो एक सक्षम वर्ग है आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से, कई अन्य रूप से, उसके लिए नए नए तरह के विद्यालय अलग अलग तरह के बनने लगे। और हमारा जो विद्यालय है, हमारे जो गांव का विद्यालय है, वो एक तरह से समाज के कमजोर वर्ग के लिए ही रह गया, और बाकी कोई उसमें बचा ही नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो 12(1)(c) है, ये शिक्षा के निजीकरण का आधार बन गया। उसने यहाँ के बच्चों को निजीकरण के लिए कुछ निजी विद्यालयों के अंदर भेजा, और सरकार ने उसको फंडिंग करी, क्योंकि करोड़ों रुपए उनके शिक्षा का रिम्बर्समेंट जो है, वो सरकार ने निजी स्कूलों को एक तरह की फंडिंग शुरू कर दी। तो ये दोनों चीजों ने हमारी शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बड़ा खतरा किया है, बहुत बहुत बुरी तरह से इसको नुकसान पहुंचाया है। और इसके अंदर जो हम कह सकते हैं कि करेला नीम चढ़ा वाली परिस्थिति आई कि सरकार ने शिक्षकों की भर्तियों को कम किया, या आपने मान लिया कि हमारे राज्य में इतने बच्चों पे एक शिक्षक है, लेकिन उन शिक्षक कहाँ नियुक्त हैं? क्या वो आपके राज्य के निदेशालय में है, या कहीं और हैं, कहीं और बैठे हैं, कि किस परिस्थिति में है? क्या वो बच्चों के पास उपलब्ध हैं?
ये तो देखा ही नहीं आपने। तो जब विद्यालय के अंदर शिक्षक नहीं थे, सिंगल टीचर या 2 टीचरों पर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय चल रहा है, तो कोई भी गार्जियन अपने बच्चे के साथ, मतलब ये एक स्वाभाविक चीज है, शिक्षा और स्वास्थ्य पे कोई रिस्क नहीं लेता। अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति बीमार हो तो हम अपनी जमीन बेच के भी उसके लिए अच्छा सा अच्छा इलाज ढूंढते हैं। और उसी तरह जब तक हमारा मनोविज्ञान ये न कहे कि यहाँ पर हमारे बच्चे का भविष्य बन सकता है, उस विद्यालय से हमारा विश्वास उठने लगता है। तो सरकार ने विश्वास को बनाए रखने के लिए हमारे विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की, इस तरह के योग्य शिक्षकों की भर्तियां बंद कर दी और उतने शिक्षक उनको नहीं दिए। तो ये जो 3 चीजें हैं, शिक्षकों की कमी, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स की बात है, 12C है, ये तीनों चीज मिलके हमारे शिक्षा के सार्वभौमिकरण को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। तो अब इसको कैसे लाया जाए, सरकारों को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि नागरिक समाज तो इस पर सोच रहा है और सवाल भी उठा रहा है। तो ये सरकारों के पाले में गेंद है कि सरकार इसको कैसे सोच सकती है, कैसे बजटरी एलोकेशन बढ़ाने के बाद इन सारी चीजों के साथ साथ हमारे प्राथमिक विद्यालय को, माध्यमिक विद्यालय को और तमाम विद्यालयों को वो आगे बढ़ा सकते हैं। और अगली बात आपने जो करी है कि इस दौर में, कोरोना के काल में, जो बहुत सारे लोग वापस आए हैं, हालांकि बहुत बड़ा तबका तो बेरोजगारी के मारे फिर वापस चला गया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गाँव में आए हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं। तो उनके बारे में अभी न तो सरकार के पास उसका कोई कैलकुलेशन है, न कोई उसका आंकड़ा है, और न ही उसके बारे में सरकार की अभी कोई स्पष्ट नीति आई है। वो भी एक गंभीर सवाल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोरोना काल ने हमारे बच्चों को एक तरह से, हम ये मानते हैं कि आउट ऑफ द स्कूल जो चिल्ड्रन हैं वो एक तरह से पोटेंशियल चाइल्ड लेबर है, और इस पूरे दौर ने हमारे बहुत सारे बच्चों को चाइल्ड लेबर बनने की तरफ धकेला है। तो वो परिस्थिति, एक नई परिस्थिति आने वाली है कि हमारे बच्चे आउट ऑफ द स्कूल होने वाले हैं। तो ये पूरी चीज को देखकर भी हमको लगता है इसको सोचना चाहिए। और जैसा दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि आज के दिन हम लोग जो सोशल मीडिया की बात उन्होंने उठाई है और दूसरी चीजें उन्होंने उठाई हैं, वो सारे, क्योंकि ये सिर्फ आरटी फोरम या एक व्यक्ति या एक संगठन से संभव नहीं है ये, क्योंकि जो सरकारें हैं वो, क्योंकि उनके एजेंडे में कभी शिक्षा रहती ही नहीं है, शिक्षा उनके लिए प्राथमिक होती ही नहीं है। एक बार के लिए उनके लिए विश्वविद्यालय की शिक्षा का विचार हो सकता है, लेकिन प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर उनका ध्यान होता ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ वोटर नहीं है उनके, यहाँ से उनको वोट नहीं आती हैं, इसलिए उस पर उनका ध्यान नहीं होता है। तो इसलिए इस सवाल को उठाने में नागरिक समाज के साथ साथ जो हमारे शिक्षक संघ हैं और जो समाज के दूसरे तबके हैं, उन सबके साथ एक कैसे जॉइंट वेंचर हो सकता है, कैसे हम सब लोग मिलके सरकार तक इस बातों को पहुंचा सकते हैं, मुझे लगता है, और साथी लोग भी इस पर अपनी बात रख सकते हैं। उसके आधार पर हम लोग इस पर एक सामूहिक रूप से मिलके कुछ नीति निर्माताओं तक अपनी बात पहुंचा के इसमें कुछ ला सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। रघु जी, मुझे लगता है कि आपने इस महत्वपूर्ण परिचर्चा का एक तरह से समापन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं, और आपने जो अंत में जो बात कही इन सारी समस्याओं के मद्देनजर कि किस तरह से हम लोग एक साझा एक मंच बना करके, मंच का मतलब ये है कि किस तरह से एक मंच पे हम लोग सारे लोग जुटे, राइट टू एजुकेशन फोरम के बैनर तले शिक्षक संघ का काफी एक बड़ा दायरा है, वो कैसे जुड़े, और उसमें वो साथ में हैं भी, लेकिन कैसे इस पहल को और तेज किया जाए, इसके बारे में मुझे लगता है कि आपने बहुत सुस्पष्ट तरीके से रखा है। और दिग्विजय जी और मुकेश जी ने जो सवाल उठाए हैं स्थानिकता को लेकर के, और बाकी वो सिर्फ स्थानिकता ही नहीं है बल्कि व्यापक परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस पूरी बातचीत को रखा है जो देश के तमाम राज्यों में लागू होगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोग अपनी बात इस परिचर्चा को विराम देते हुए और फिर आगे हम लोग इन मुद्दों पे कैसे आगे बढ़ेंगे, बजट के बढ़ाने के सवाल को लेकर के, और इस पे फिर से हम लोग किसी और परिचर्चा में मिलेंगे। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे साथियों का, दिग्विजय सिंह जी का, मुकेश जी का, आपका, और शाहीन जी जिन्होंने इसको पूरा तकनीकी रूप से संभाला।